Hello students, we will study about the chapter of social studies, that is history. Chapter number 3, rural life under British India, means British भारत के तहत ग्रामीण जीवन. So let's start the new chapter. New land revenue settlements introduced by the British in India. भारत में अंग्रेज़ों द्वारा शुरू की गई नई भू राजस्व बंदोबस्त. After the Battle of Buxar, the British got the Diwani rights over Bengal, Bihar, and Odisha. Example, the right of to collect the land revenue. Now, the East India Company had to organize the land revenue system in such a way that it yielded enough income to meet the growing administrative expenses of the company. The money from the land revenue should also help the company to support its trade in India. बक्सर की लड़ाई के बाद ब्रिटिश को दीवानी अधिकार मिल गया पूरे बंगाल पे, बिहार और उड़ीसा पे. तो उनको क्या अधिकार था जो भू राजस्व है वो इकट्ठा करने का. अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी को भू राजस्व प्रणाली को इस तरह से व्यवस्थित करना पड़ा कि उसे कंपनी के बढ़ते प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय प्राप्त हो. भू राजस्व के पैसों से कंपनी को भारत में अपने व्यापार का समर्थन करने में भी मदद मिलेगी. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड 3 लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स इन इंडिया, जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. Ryotwari settlement in large parts of southern and western India and Mahalwari settlements in Punjab, northwest province and Awadh. ब्रिटिश ने हमें 3 जो है भू राजस्व से इंट्रोड्यूस कराया, भू राजस्व सेटलमेंट से भारत में इंट्रोड्यूस करवाया. पहला तो था ज़मींदारी सिस्टम यानी कि ज़मींदारी प्रणाली, और इसे हम स्थाई प्रणाली भी कहते थे, जो कि बंगाल में, बिहार और उड़ीसा में लगाई गई थी. और रैतवारी जो प्रणाली है वो बहुत बड़े बड़े पार्ट्स में, जैसे कि साउथर्न और यानी कि दक्षिण और पश्चिमी भारत के भागों में लगाई गई थी. महलवारी जो प्रणाली है वो पंजाब में और उत्तरी पश्चिम के प्रांतों में और अवध में लगाई गई थी. All these land revenue arrangements had a major impact on the life of the peasantry and even on zamindars living in the Indian villages. अब जितने भी जो सारे भू राजस्व व्यवस्थित जिनकी व्यवस्था की गई थी, बड़े बड़े उनके प्रभाव पड़े किसानों पर, और यहाँ तक कि ज़मींदारों पर भी उनका प्रभाव देखने के लिए मिला था, जो कि हमारे भारतीय गांवों में रहते थे. ज़मींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट्स मीन्स ज़मींदारी प्रणाली और स्थायी प्रणाली. These revenue settlements was introduced by the Governor General Lord Cornwallis. It was given this dual name of ज़मींदारी and permanent settlement for the following reasons. यहाँ पर जो भी भू राजस्व के जो भी प्रणाली के मतलब भू राजस्व की जो भी प्रणाली थी जिसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के थ्रू, तो यहाँ पर उसमें क्या है, 2 नाम दिए गए थे ज़मींदारी के. एक तो परमानेंट यानी कि स्थायी प्रणाली थी, ठीक है, और दूसरा जो है ज़मींदारी सिस्टम था, ठीक है, यह ज़मींदारी प्रणाली थी. तो जिसके ये नीचे रीज़न आपको बताए गए हैं. नंबर 1 है द ज़मींदार्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वर मेड हेरिडिटरी ऑनर्स of the entire land in their ज़मींदारी. अब ज़मींदार जो होते थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, तो इसमें वो अनुवांशिक मालिक बनाए जाते थे ज़मीनों के, यानी कि उनकी जो ज़मींदारी थी, उनकी जो पूरी ज़मीन थी ज़मींदारी की, तो उनमें क्या अनुवांशिक तरीके से उनको ऑनर बनाया जाता था. जैसे कि उनके फादर हैं, फादर के फादर को फिर उनका मालिक बनाया गया, फिर उनका बेटा बनेगा. इस तरीके से अनुवांशिक तरीके से ये चलता रहता था. In return, they had to collect rent from the peasants and pay a fixed amount of revenue to the company.
अब वो जब वापस करते थे, वापस में क्या है, वो कलेक्ट करते थे ज़मीन का रेंट यानी किराया जो है किसानों से वो पे करते थे, मतलब वसूलते थे, और उन्हें जो है एक निश्चित राशि जो है कर के रूप में देनी पड़ती थी कंपनी को। सेकेंड है द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड एज इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज्ड इन फ्यूचर। अब जो उनको रकम देनी पड़ती थी, भरनी पड़ती थी, वो एकदम निश्चित होती थी और उससे बढ़ाया नहीं जाता था फ्यूचर में, यानी भविष्य में बढ़ाया नहीं जा सकता था। नंबर 3, एज लॉन्ग एज द जमींदार पेड द लैंड रेवेन्यू ही हैड हेरिडिटरी राइट्स ओवर हिज जमींदारी और लैंड होल्डिंग। यानी कि बहुत लंबे समय से ये जो ज़मींदार हैं वो अपनी जो उनकी ज़मीन है उसका जो पे करते आ रहे थे लैंड यानी कि भू राजस्व, और ये क्या अनुवांशिक अधिकार था, उनको अनुवांशिक तरीके से अधिकार दिया जाता था पूरी ज़मींदारी पर या फिर लैंड होल्डिंग यानी कि जिसके नाम पर ज़मीन होती थी उसको। इम्पैक्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट मीन्स स्थायी प्रणाली का प्रभाव। नंबर 1, दिस हेल्प्ड द ब्रिटिश टू डू फाइनेंशियल प्लानिंग। This revenue arrangement ensured that the company got a fixed amount on a regular basis. अब यहाँ पर जो है ये मदद करती थी ब्रिटिश को फाइनेंशियल प्लानिंग करने में, और ये जो राजस्व अरेंजमेंट था यानी कि राजस्व जो व्यवस्था थी इसमें कंपनी को विश्वास दिलाया जाता था कि उसको रेगुलर बेसिस पर एक निश्चित राशि दी जाएगी। सेकेंड है इट वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट द जमींदार्स वुड शो इंटरेस्ट in improving cultivation as they were made permanent and hereditary landowners। यानी कि इसमें क्या है माना जाता था, एक्सपेक्ट किया जाता था ज़मींदारों से कि वो जो है जो इंटरेस्ट शो करेंगे तो वो इम्प्रूव करेंगे, उसमें सुधार करेंगे जो भी खेती की जाती है उसमें, और जो भी उनका परमानेंट यानी कि स्थायी जो भी बनता है वो देंगे इस प्रणाली के तहत। तो ये उनकी अनुवांशिक तरीके से होती थी, तो वो जो लैंड ओनर्स हैं, ठीक है, जो अनुवांशिक तरीके से वो ज़मीन पर जिनका कब्ज़ा चलता आ रहा था, तो उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती थी कि वो इस तरीके से एक स्थायी खेती के उसको इम्प्रूव करेंगे जो भी कर उस पर लगाया जाता था। नंबर 3, सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज्ड the zamindars would get benefit of the increased production from land। यानी कि जब से जो ये भू राजस्व जो भी लगाया जाता था उसमें राज्य से डिमांड की जाती थी, मांग की जाती थी कि उसको बढ़ाया ना जाए, ठीक है। जो ज़मींदार हैं क्योंकि बढ़ाते हैं तो ज़मींदारों को सीधा सीधा फ़ायदा मिलता है जब वो बढ़ाया जाता है, और जो भी प्रोडक्शन यानी कि जो भी पैदावारी ज़मीन से होती है तो उनका सीधा जो बेनिफिट है वो ज़मींदारों को मिलता है। तो इसीलिए राज्य से मांग की जाती थी कि उसको जो राजस्व है यानी भू राजस्व है उसको बढ़ाया ना जाए। नंबर 4 है बट